बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 16 मार्च 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप इस ऐप के माध्यम से कोई भी खबर मात्र 1 मिनट में देख सकते हैं, वो भी वीडियो के द्वारा। जी हाँ, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और बिहार की खबरों से इंटरेस्ट रखते हैं और बिहार की सभी खबरों को एक ही जगह पाना चाहते हैं तो आप केडीबी लाइव ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाकर के। इस ऐप में बिहार की तमाम तर खबरें दी जाती है वीडियो के द्वारा मात्र 1 मिनट में। 1 मिनट में इसलिए क्योंकि आपकी समय की कीमत समझते हैं हम। जहाँ कहते हैं कि टाइम इज मनी, यानी कि समय ही पैसा है। तो हम आपकी टाइम की कदर करते हैं, आपकी टाइम की बचत करते हैं। अगर आप फेसबुक या फिर यूट्यूब में किसी भी खबर को देखते हैं तो आपको 4 से 5 मिनट वहां पर देना पड़ता है, कम से कम 3 मिनट तो लगता ही है। वहीं पर आप केडीबी लाइव ऐप में उस खबर को मात्र 1 मिनट में देख सकते हैं, वो भी क्वालिटी के साथ। तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और अपना अकाउंट बना लीजिए। अकाउंट बनाने से आपको फायदा ये होगा कि आप खुद से भी इस ऐप में खबरों को पोस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, खुद से भी खबरों को पोस्ट कर सकते हैं और दूसरे के खबरों को भी देख सकते हैं। तो आप अभी इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। तो चलिए फिर बात करेंगे आज की पूरे बिहार की। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत में बात करेंगे कि बिहार में नीतीश सरकार का कैबिनेट विस्तार हो गया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ और लेकर 21 मंत्रियों को कल शपथ दिलाई। बीजेपी के 12 और जेडीयू कोटे से 9 मंत्री बने। बीजेपी ने अपने कोटे से 6 नए मंत्री बनाए हैं, जबकि जेडीयू से सभी पुराने चेहरे शामिल किए गए हैं। केवल संजय झा जो कि अब राज्यसभा सांसद हो गए हैं, उनकी जगह महेश्वर हजारे को मंत्री बनाया गया है। अब सरकार में सीएम समेत कुल 30 मंत्री हो गए हैं। इनमें से बीजेपी 15, जेडीयू के 13, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और निर्दलीय कोटे से एक मंत्री बनाए गए हैं। ये 2020 में जब एनडीए सरकार बनी थी तब भी यही फॉर्मूला था। इस बार सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में 14% से ज्यादा संख्या वाले यादव जाति के से एक भी मंत्री नहीं बनाया गया है। जी हाँ, वहीं पर सिर्फ एक मुस्लिम जमा खान को जगह मिली है। अगर पूरी कैबिनेट को देखा जाए तो सिर्फ जदयू की तरफ से पहले विस्तार में विजेंद्र यादव को मंत्री बनाए गए थे, यानी पूरे कैबिनेट से मात्र एक ही यादव जाति से मंत्री बनाए गए हैं। वहीं पर मुस्लिम से मात्र एक ही मुस्लिम से मंत्री बनाए गए हैं, वो भी जमा खान को। जी हाँ, लोकसभा चुनाव से पहले हुए इस कैबिनेट विस्तार में सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई। बीजेपी ने अपने कोर वोट बैंक सवर्ण कोटे से 6 मंत्री बनाए। वहीं नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक पिछड़ा और अति पिछड़ा से कुल 8 मंत्री बनाए गए हैं। इसमें अति पिछड़ा से 4 और फिर पिछड़ा से 4 मंत्री हैं। जब दलितों को ध्यान में रखते हुए इस कोटे से 6 मंत्री बनाए गए हैं। वहीं एकमात्र मुस्लिम को जगह मिली है। दोस्तों बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के चल रही अटकलों पर लगभग विराम लग चुका है। जब भाजपा ने एनडीए से छोटे दलों को सेट करने के साथ ही रूठे चिराग पासवान को भी मना लिया है। खुद सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और चिराग पासवान इस तरफ इशारा कर चुके हैं। जहां चिराग का समीकरण सेट करते ही भाजपा अब वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के साथ गणित सुलझाने में जुट गई है। भाजपा और जेडीयू के साथ सीट शेयरिंग एवं सीटों की अदला बदली पर भी मंथन अंतिम दौर में है। भाजपा ने जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को एक सीट पर रोका है। वहीं पर चिराग पासवान को हाजीपुर सहित 5 सीट दी गई है। अगर मुकेश सहनी से गठबंधन होता है तो फिर कई समीकरण बदल सकता है। आपको बता दूं कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद से ही हम पार्टी यानी कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी बिहार में 2 मंत्री पद और फिर 2 लोकसभा सीट की मांग कर रहे थे। इसे लेकर के मांझी ने पिछले दिनों अपने बयानों से भाजपा पर दबाव बनाने की कोशिश की, जिसके बाद भाजपा के लिए मांझी को सेट करना सबसे बड़ी चुनौती थी और वो सेट हो भी गया। इसीलिए जीतन राम मांझी को साथ करने के लिए भाजपा ने उनके बेटे संतोष मांझी को सबसे पहले मंत्री बनाया, फिर एमएलसी बनाया। साथ ही गया लोकसभा सीट हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को देने पर राजी हुए। जब पार्टी से जुड़े सूत्र बताते हैं कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी को मंत्रिमंडल में एक और जगह दी जा सकती है। दोस्तों लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले शुक्रवार को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। जब मीटिंग में 108 एजेंडों पर मुहर लगी। जब कैबिनेट की बैठक में बिहार सरकार के कर्मचारियों और फिर सरकारी पेंशन भोगियों को बढ़ती महंगाई से राहत देते हुए 4% डीए में इजाफा किए जाने का फैसला लिया गया है। बिहार में 3.5 लाख सरकारी सेवक और फिर इतने ही पेंशनधारी है। इस बढ़ोतरी के साथ ही डीए 46 से बढ़कर के 50% हो गया है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, वहीं पर कैबिनेट की बैठक में राजगीर में एयरपोर्ट बनाए जाने का पर मुहर लगी है। साथ ही साथ भागलपुर एयरपोर्ट का जीर्णोद्धार भी होगा, जहां राज्य सरकार इसे फिर से बनाएगी। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम को बीसीसीआई को दीर्घकालीन समय के लिए लीज पर दिया जाएगा, जहां बिहार के मुख्य शहर के पास राज्य
टाउनशिप बनाया जाएगा। जहाँ ये इस वित्तीय वर्ष की अंतिम बैठक है। 31 मार्च को वित्तीय वर्ष 2024-25 खत्म हो रहा है। लोकसभा चुनाव तिथि का ऐलान आज हो जाएगा, जिसके बाद देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। इससे पहले फरवरी महीने के अंतिम सप्ताह में कैबिनेट की बैठक हुई थी। दोस्तों, सीमांचल वासियों के लिए खुशखबरी वाली खबर है कि सीमांचल से इस बार दो मंत्री बनाए गए हैं। एक तो लेसी सिंह जो कि पूर्णिया से बिलोंग करती हैं, वहीं पर दूसरे किशनगंज से दिलीप कुमार जायसवाल को भी मंत्री बनाया गया है। आपको बता दूं कि इन दोनों को मंत्री बनाए जाने पर दोनों के समर्थकों में खुशी की लहर है और मिठाइयाँ बांट करके, पटाखे जला करके खुशियां मनाई गई है। आपको बता दूं कि बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो गया है। राज्यपाल ने 21 नए मंत्री को शपथ और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। जब भाजपा कोटे से मंत्री पद के शपथ लेने वालों में भाजपा के 12 और जेडीयू के 9 विधायक शामिल है। जेडीयू कोटे से मंत्री बनने वाले एमएलए में पूर्णिया के धमदाहा विधानसभा सीट से विधायक मंत्री लेसी सिंह का भी नाम शामिल है। आपको बता दूं कि किशनगंज से विधान परिषद सदस्य डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल को भी मंत्री बनाया गया है। वहीं पर लेसी सिंह के बारे में बात की जाए तो लेसी सिंह लगातार तीसरी बार मंत्री बनी है। नीतीश कैबिनेट के विस्तार के बाद लेसी सिंह की एक बार फिर से मंत्री बनते ही जेडीयू कार्यकर्ताओं और फिर समर्थकों में खुशी की लहर है। लेसी सिंह के मंत्री बनने की खबर कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच पहुंची, जहां उनके आवास पर जुटान शुरू हो गया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने जैसे ही लेसी सिंह के मंत्री बनने पर पद और फिर गोपनीयता की शपथ दिलाई, उसके बाद आवास पर झूमना शुरू कर दिया गया। दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर के बहुत जल्द अब एनडीए की 20 सीटों का बंटवारा हो सकता है। धीरे धीरे तस्वीरें साफ होने लगी है। जी हाँ, उधर गया के गोदावरी स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने बड़ा बयान दे दिया है, दावा कर दिया है। जी हाँ, संतोष सुमन ने गया लोकसभा सीट पर अपना दावा ठोक दिया है। संतोष सुमन ने चिराग पासवान की नाराजगी पर कहा कि ये धार्मिक प्रचार फैलाया जा रहा है, कोई एनडीए से नहीं रूठा है, सारी पार्टियां एनडीए में एक परिवार की तरह है। अब परिवार के सदस्यों के बीच थोड़ी बहुत बात होती रहती है, तो जो आपस में बैठ करके सुलझा लिया जाता है। 15 मार्च या फिर 16 मार्च को विधिवत घोषणा हो जाएगी, आधिकारिक घोषणा हो जाएगी, ये कहना है संतोष सुमन का। यानी कि सीटों की घोषणा एनडीए में हो जाएगी आज या कल। जहाँ संतोष सुमन ने कहा है कि गया हमारा कार्य क्षेत्र रहा है, जहाँ एनडीए से हम पार्टी का लोकसभा की सीट मांग रही है। जब स्वाभाविक है पार्टी की शुरुआत इसी क्षेत्र से हुई, तो फिर हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि गया से सीट मिले। हालांकि जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होती है तब तक इंतजार है। वैसे तैयारी पूरी कर ली गई है और फिर चल भी रही है। जब पार्टी चाहती है कि गया से हम लड़ें। वहीं दूसरी ओर संतोष सुमन ने कहा है कि कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम सीएए को लेकर के भ्रम फैला रही है। रमजान के 1-2 दिन पहले जैसी कोई बात नहीं है। सरकार ने जो वादा किया था वो पूरा किया। सीएए किसी की नागरिकता खत्म करने के लिए नहीं है। अल्पसंख्यक जो अत्याचार से भाग करके कैंप या फिर अन्य स्थानों पर विस्थापित हो गए हैं, वैसे लोगों को नागरिकता देने का है, जब किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। संतोष सुमन ने पत्रकारों से बातचीत में आरजेडी और फिर कांग्रेस पर भी हमला बोला। जब कांग्रेस को लेकर के कहा कि नारियों का सम्मान अगर करना होता तो फिर इतने साल तक महिला आरक्षण बिल क्यों नहीं निलंबित रखा था। जारी करके अपना रिकॉर्ड तोड़ पाएगा, क्योंकि पिछली बार 21 मार्च को रिजल्ट जारी किया था। आपको बता दूं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा का आयोजन 1 फरवरी से 12 फरवरी 2024 तक किया गया था। इस बार बोर्ड एग्जाम में 13,18,000 स्टूडेंट ने भाग लिया था। अब इन स्टूडेंट को अपने रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार है, जो जल्द ही समाप्त होने वाली है। जब पिछले साल के पैटर्न के मुताबिक बिहार बोर्ड की ओर से इंटरमीडिएट रिजल्ट 21 मार्च या फिर उसके बाद घोषित किए गए हैं, लेकिन इस बार होली के चलते ऐसा अनुमान है कि बोर्ड की ओर से नतीजा होली से पहले जारी किया जा सकता है। आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड की ओर से पिछले साल 21 मार्च 2024 को बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित किया गया था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन इस साल 25 मार्च को होली है और फिर इससे पहले रिजल्ट जारी होने का अनुमान है। लेकिन क्या बिहार बोर्ड 21 मार्च से पहले इस बार रिजल्ट जारी करेगा? इसकी अभी तक कोई भी ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है, न ही बोर्ड की ओर से ऐसा कोई जानकारी शेयर की गई है। आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड की ओर से रिजल्ट अनुमान के मुताबिक 20 से 24 मार्च 2024 के बीच जारी किया जा सकता है। अच्छा, आपको यह भी बता दूं कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से परिणाम की घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार इंटरमीडिएट में टॉप करने वाले स्टूडेंट की लिस्ट भी शेयर की जाएगी। टॉपर्स की लिस्ट स्ट्रीम के अनुसार अलग अलग जारी की जाएगी। आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड का रिजल्ट बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर जारी की जाएगी और ये वेबसाइट है secondary.biharboardonline.com। इस पर रिजल्ट जारी किया जाएगा।
से इस पर अब तक महागठबंधन में बात नहीं बन पाई है। जब कांग्रेस की अधिक सीटों की डिमांड ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की टेंशन ही बढ़ा दी है। सूत्रों की माने तो राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला सुझाया है, इसके हिसाब से आरजेडी 25 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि कांग्रेस को 8 से 9 सीटें देने का प्रस्ताव है। मगर कांग्रेस लालू प्रसाद यादव के इस फॉर्मूले को मानने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के फॉर्मूले के हिसाब से राजद को 25 सीट, कांग्रेस 8 से 9 सीट और लेफ्ट को 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव है। हालांकि कांग्रेस 15 सीट से कम पर मानने को तैयार नहीं है। जब कांग्रेस का कहना है कि नीतीश कुमार की जदयू के महागठबंधन से हटने के बाद राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते कांग्रेस की दावेदारी ज्यादा हो जाती है। सूत्रों का कहना है कि अगर कांग्रेस 8 सीट पर चुनाव लड़ने को राजी हो जाती है तो फिर 1 सीट बिहार की अन्य छोटी पार्टी को दी जा सकती है, जिसमें वीआईपी पार्टी भी हो सकती है। वीआईपी को 1 सीट देकर के महागठबंधन में साथ रखने का प्लान है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने राजद को 15 सीटों की लिस्ट भी थमा दी है और इतना ही नहीं, कुछ सीटों पर संभावित नाम तक का जिक्र कर दिया गया है। जब कांग्रेस की इस मांग से लालू और तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। यही वजह है कि बिहार में राजद कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर के अब तक स्पष्ट फॉर्मूला सामने नहीं आया है। कांग्रेस जिस सीट पर चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं वह है सासाराम, पूर्णिया, खगड़िया, नवादा, औरंगाबाद, कटिहार, समस्तीपुर, किशनगंज, मोतिहारी, पश्चिमी चंपारण, पटना साहिब, बक्सर, मधुबनी और बेगूसराय। यानी कि कांग्रेस इन सीटों की मांग कर रहे हैं, यानी कि कांग्रेस को यह सीट दिया जाना चाहिए। फॉर्मूले के हिसाब से राजद को 25 सीट, कांग्रेस 8 से 9 सीट और लेफ्ट को 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव है। हालांकि कांग्रेस 15 सीट से कम पर मानने को तैयार नहीं है। जब कांग्रेस का कहना है कि नीतीश कुमार की जदयू के महागठबंधन से हटने के बाद और राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते कांग्रेस की दावेदारी ज्यादा हो जाती है। सूत्रों का कहना है कि अगर कांग्रेस 8 सीट पर चुनाव लड़ने को राजी हो जाती है तो फिर 1 सीट बिहार की अन्य छोटी पार्टियों को दी जा सकती है, जिसमें वीआईपी पार्टी भी शामिल हो सकती है। वीआईपी को 1 सीट देकर के महागठबंधन में साथ रखने का प्लान है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने राजद को 15 सीट की लिस्ट भी थमा दी है और इतना ही नहीं, जो कुछ सीटों पर संभावित नाम तक जिक्र कर दिया है। यह कांग्रेस की इस मांग से लालू और तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। यही वजह है कि बिहार में राजद कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर के अब तक स्पष्ट फॉर्मूला सामने नहीं आया है। इस वीडियो में बिहार सरकार के एक मंत्री है और उनके साथ एक प्रोफेसर भी है। जब वीडियो के वायरल होने की वजह मंत्री जी का फायर होना है, यानी कि गुस्सा होना है। आपको बता दूं कि इस वीडियो में बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री है, जो आमतौर पर काफी शांत रहते हैं, लेकिन इस वीडियो में उनका गुस्सा देखते ही बन रहा है। बिहार सरकार के मंत्री और नीतीश कुमार के बेहद करीबी श्रवण कुमार ने नालंदा कॉलेज के एक प्रोफेसर सुधीर कुमार की जमकर के क्लास लगाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। दरअसल नालंदा जिला के बिहार शरीफ नगर निगम के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, जदयू सांसद कैलाश कुमार पहुंचे थे। तभी नालंदा कॉलेज के एक प्रोफेसर सुधीर कुमार ने मंत्री श्रवण कुमार को गुलाब का फूल देने की कोशिश करते हुए उन्हें गले लगा लिया। जब फिर क्या था, इधर अपनी सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बता करके अपने को गले लगाता देख करके ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार भड़क उठे। इस दौरान उन्होंने प्रोफेसर को जमकर के डांट फटकार लगाते हुए कहा। इतना सुनते ही प्रोफेसर साहब ने मंत्री श्रवण कुमार को सॉरी करते हुए जदयू सांसद कौशलेंद्र कुमार को गले लगा लिया। जिसके बाद फिर से मंत्री श्रवण कुमार भड़क गए और प्रोफेसर को इधर चलो उधर चलो कहते हुए फिर से डांट फटकार लगाई। कार्यक्रम में प्रोफेसर की कार्यशैली देख करके सभी लोग हतप्रभ रह गए। इस दौरान लोगों में कई तरह की चर्चा शुरू हो गई, जहां लोगों का कहना है कि स्वागत करना ही था तो फिर इस तरह से नहीं किया जाता है। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो सीट विभाजन को लेकर भी पार्टी के अंदर ही कवायद जारी है। इसी गहमागहमी के बीच विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि जो भी गठबंधन निषाद आरक्षण देगा उनकी पार्टी उसी के साथ गठबंधन करेगी। जब मुकेश सहनी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के महागठबंधन छोड़ करके एनडीए के साथ आने के बाद बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है, लेकिन इतना भी बड़ा बदलाव नहीं आया है जिसमें निषाद समाज के मतों को अनदेखी किया जा सके। मुकेश सहनी ने बुधवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राजनीति में आज उनका जो मुकाम है वह उन्होंने अपने दम पर बनाया है, विरासत में नहीं मिला। जब सड़कों पर उतर करके संघर्ष किया, उद्देश्य केवल यही था कि निषाद समाज को आरक्षण मिले। 2018 में हमने पार्टी बनाई और उसके बाद से कई चुनाव लड़ा। जहां उन्होंने आगे कहा कि पूरे बिहार में मेहनत करके हमने अपनी एक दुनिया
और पहचान बनाई है। जब उद्देश्य यही है कि समाज का भला हो, मैंने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा केवल समाज की भलाई के लिए लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे मुद्दे पर अभी गोलमोल सहमति की बात सामने आई है। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी ओर INDI है। जो भी आरक्षण की हमारी मांग को स्वीकार करेगा, मैं और हमारी पार्टी उनके साथ जाएगी। बगैर आरक्षण वो भी किसी के साथ समझौता नहीं करेगी। ये कहना मेरा नहीं, ये कहना है जनसुराज यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर का। आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर हर वर्ग के लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस आधार पर वे मतदान करें। इसी क्रम में वे मुसलमानों को भी समझाने की कोशिश में लग गए हैं। वे मुसलमानों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वे 32 साल से ठगे जा रहे हैं। जब प्रशांत किशोर ने कहा है कि दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब, बदहाल, फटेहाल सबसे अधिक है तो वो है मुस्लिम समुदाय। लेकिन 32 साल से मुसलमानों ने लालटेन का साथ नहीं छोड़ा है। इस 32 साल से मुसलमानों ने कभी लालटेन से ये नहीं पूछा है कि आप सड़क मंत्री थे, फिर भी मेरे गांव में सड़क क्यों नहीं बना। मुसलमानों को तेजस्वी यादव से पूछना चाहिए था कि आप ग्रामीण कार्य मंत्री थे, लेकिन हमारे गांव की नालियों और फिर गलियों की दुर्दशा ऐसी क्यों है। आप स्वास्थ्य मंत्री थे, हमारे बच्चे के लिए अस्पताल, दवा और फिर डॉक्टर क्यों नहीं। आपकी पार्टी से शिक्षा मंत्री था, लेकिन हमारे बच्चे की शिक्षा बदहाल क्यों है। मुसलमान इन सारी परेशानियों के बावजूद भी लालटेन को वोट दे रहे हैं। इसी तरह लालू जी को पता चल गया है कि मुसलमानों के लिए काम नहीं करना है। उनको सिर्फ भाजपा का डर दिखाते रहना है, वे अपने आप हमको वोट देता रहेगा। ना उनको भागीदारी देनी है और ना ही हिस्सेदारी देनी है, बल्कि उन्हें सियासत का तेल बना करके लालटेन को जलाते रहना है। पार्टी तैयारी में जुट चुकी है। इसी बीच अब खबर सामने आई है, बड़ी खबर सामने आई है कि बिहार में भाजपा और उनके सहयोगी दलों के बीच सीटों का बंटवारा लगभग तय हो चुका है। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और RLM एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं पर चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को 6 सीटें मिली है। इसके अलावा 16 सीटों पर JDU के प्रत्याशी चुनाव में लड़ेंगे। 24 सीटें गठबंधन के हिस्से में आ सकती है। हालांकि अभी तक इसका आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, बस ये कही जा रही है जो हम आपको बताए हैं। आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव 2024 जमुई से सांसद और लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ऐलान किया है कि NDA के सदस्यों के रूप में आज उनकी मुलाकात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से हुई। उन्होंने बताया है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के साथ बैठक में उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। चिराग पासवान ने कहा है कि उचित समय आने पर इसकी जानकारी दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर बिहार में विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर की बातचीत जारी है। कल RJD और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर की बैठक हुई। बैठक में दोनों पार्टियों की तरफ से सीट बंटवारे सहित कई अहम चुनावी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। RJD सूत्रों ने बताया है कि बैठक में RJD ने कांग्रेस को उनके दावे वाली सीटों पर प्रत्याशी तथा दावे के आधार की जानकारी मांगी है। साथ ही प्रत्याशी की सामाजिक और फिर राजनीतिक पृष्ठभूमि, उस क्षेत्र की सामाजिक स्थिति तथा चुनाव जीतने की क्षमता को लेकर के बैठक में चर्चा की गई है। होंगे इस चुनाव में किसका पलड़ा जारी भारी है, इसको लेकर एक सर्वे किया गया है। इस सर्वे में एक देखा गया है कि आखिर NDA का जलवा बरकरार रहेगा या फिर इंडिया गठबंधन बाजी मारेगी। ताजा सर्वे किया गया है जो हम आपको भी बताएंगे और ये चौंका देने वाली सर्वे है। जी हाँ, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में कुछ ही समय बचा हुआ है। चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। ऐसे में राजनीतिक दल बहुमत हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इस बीच देश की जनता में भी उत्सुकता है कि इस बार भी नरेंद्र मोदी का जादू चलेगा या फिर इंडिया गठबंधन कोई भी चमत्कार करेगा। ऐसे में अगर बिहार की बात करें तो फिर चुनाव से पहले नीतीश कुमार के पाला बदलने से बिहार की तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई है। इस बीच न्यूज 18 नेटवर्क के महा ओपिनियन पोल में भी यही देखने को मिला है। ये न्यूज 18 ने ये सर्वे किया है। न्यूज 18 नेटवर्क के मेगा ओपिनियन पोल में 40 लोकसभा सीट वाले बिहार में NDA गठबंधन को 38 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं पर इंडिया गठबंधन को मात्र सिर्फ और सिर्फ 2 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। ऐसे में बिहार में पूरी तरीके से इस बार भी NDA यानी कि BJP और JDU की अगुवाई वाला महागठबंधन लीड कर रहा है। वहीं अगर बात करें मध्य बिहार की, जहां लोकसभा की कुल 8 सीटें हैं, यहां NDA के खाते में 7 सीटें रह जा रही है, जबकि 1 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है। दूसरी तरफ बिहार के पूर्वी इलाके में 6 में 5 सीट NDA जबकि 1 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है। इसके अलावा बिहार के 3 अन्य क्षेत्र यानी कि उत्तरी, दक्षिणी और फिर पश्चिमी में पूरी तरीके से NDA को जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। जहाँ उत्तर की 12 सीटें NDA गठबंधन को मिल रही है, जबकि दक्षिण की 5 में 5 सीटें भी NDA के पास है। वहीं पश्चिमी क्षेत्र में भी 9 में 9 सीटें NDA गठबंधन के पास है। इस सर्वे के अनुसार बिहार में 3 इलाकों में इंडिया गठबंधन का पूरी तरीके से सुफरा साफ होता दिख रहा है और NDA को प्रचंड जीत मिलती हुई दिख रही है। वे 24 राज्यों से कम है।
जी हाँ, यहाँ तक कि यूपी बंगाल से भी बिहार में दिहाड़ी कम है। यूपी बंगाल समेत 24 राज्यों से भी कम बिहार में दिहाड़ी मिलती है। जी हाँ, बिहार में मनरेगा मजदूरों की नई दर लागू होगी। जी हाँ, दिल्ली में केंद्रीय और फिर बिहार ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों की बैठक में इसे निर्धारित किया जाएगा। आपको बता दूं कि वर्तमान समय में बिहार के मनरेगा मजदूरों को 228 रुपए मजदूरी मिल रही है। इससे पहले साल 2022-23 में 210 रुपए मिलती थी और साल 2021-22 में 198 रुपए मजदूरी मिलती थी। लेकिन वर्तमान में सिर्फ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और नागालैंड से ही बिहार में मनरेगा मजदूरी अधिक है। 3 वर्षों में मात्र 40 रुपए राज्य में मजदूरी बढ़ी है। देश के कुल 28 में से 24 राज्यों से बिहार में मनरेगा मजदूरों की जो दिहाड़ी है कम है। आपको बता दो कि झारखंड और बिहार दोनों राज्यों में 228 रुपए मजदूरी है। त्रिपुरा में 226, नागालैंड में 224, मध्य प्रदेश में जो 221, छत्तीसगढ़ में 221 रुपए मनरेगा मजदूरी है। जहाँ इसमें भी सिर्फ 2 से 7 रुपए का अंतर है। चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा है कि हम 40 लाख के स्टाम्प पेपर पर लिख करके दे देते हैं। आपको बता दूं कि हाल ही में विवाद में आए बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप की चुनाव लड़ने की अटकलें बीजेपी से लगने लगी है। हालांकि मनीष कश्यप ने तो मीडिया के सामने खुल करके कह दिया है कि वे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन इस बीच उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वे तेजस्वी यादव को खुली चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। मनीष कश्यप से जब पत्रकारों ने पूछा है कि तेजस्वी यादव 4 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं, इस पर मनीष कश्यप ने कहा है कि 4 लाख से बिहार का पेट भर जाएगा। हम स्टाम्प पेपर पर लिख करके देते हैं कि हम उनसे 4 गुना ज्यादा रोजगार देंगे। उन्होंने कहा है कि वे 20 लाख के स्टाम्प पेपर पर लिख करके दे, मैं भी 40 लाख के स्टाम्प पेपर पर लिख करके देता हूं कि 5 साल में 40 लाख रोजगार दूंगा। मैं खुली चुनौती देता हूं कि वे जिस पद पर जाएंगे और जितना रोजगार देंगे उससे मैं 4 गुना ज्यादा रोजगार जरूर दूंगा। साथ ही मनीष कश्यप ने यह भी कहा है कि खाली आप लोग राजा का बेटा की ही बात सुनिएगा, हम गरीब लोगों की बात नहीं सुनिएगा। मैं तो कहता हूं कि मैं बिहार में अधिक से अधिक रोजगार दूंगा। जहां आपको बता दूं कि यूट्यूबर मनीष कश्यप की नजदीकी बीजेपी से बढ़ गई है, जब वे अक्सर पीएम मोदी की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परियोजनाओं की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। जब वही कुछ दिन पहले उत्तर पूर्व दिल्ली से सांसद रहे मनोज तिवारी उनके घर मिलने भी आए थे, वही मनीष कश्यप चंपारण से लोकसभा चुनाव लड़ने का दावा ठोक रहे हैं। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव को लेकर के एनडीए में चल रही रस्साकस्सी अब खत्म होती हुई नजर आ रही है। जब बिहार में एनडीए के सहयोगियों के साथ सीटों के बंटवारे पर जल्द अंतिम फैसला होने वाला है। इसको लेकर के जानकारी खुद बिहार भाजपा के प्रभारी विनोद तावड़े ने दिया है। दरअसल बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग को लेकर के बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा कि बिहार में कोई रस्साकस्सी नहीं है, अगले 24 घंटे में सब साफ हो जाएगा। उनका ये बयान उस समय पर आया है जब बीते शाम एनडीए के तमाम बड़े नेता की बैठक उनके दिल्ली आवास पर हुई थी। इस दौरान पर्यवेक्षकों की तरफ से जो लिस्ट दी गई थी उसमें जोर घटाव करके उसे आलाकमान के पास भेज दिया था। इसके बाद अब उनका ये बयान सामने आया है। आपको बता दूं कि मंगलवार को दिल्ली में बिहार भाजपा प्रत्याशी प्रभारी विनोद तावड़े के आवास पर बिहार भाजपा के नेताओं के साथ बैठक हुई। लगभग 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर मंथन हुआ, जब पार्टी नेताओं ने सीट टू सीट बातचीत की। इसके साथ ही सिटिंग सीटों में पर्यवेक्षकों से हर लोकसभा क्षेत्र के लिए आए 4-6 नामों में से 3-3 नाम भी छांटे गए हैं। वहीं इससे पहले बीजेपी प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े चिराग पासवान की मांगों को लेकर के पशुपति पारस से बातचीत किया है। उन्होंने पारस को चिराग पासवान से हाथ मिलाने का सुझाव दिया। तावड़े ने कहा है कि पारस को इसकी पहल करनी चाहिए और फिर लोजपा के दोनों गुटों को एक करना चाहिए। क्यों बढ़ रहे हैं? आज लगभग 60 से 70% लोगों के किडनी में पथरी है। हालांकि बहुत से लोग जांच नहीं कर रहे हैं तो उनको नहीं मालूम है, जांच करेंगे तो पथरी निकल सकती है। ये डॉक्टरों का कहना है कि आखिर पथरी क्यों बढ़ रही है किडनी में। 7 वो आदत है जिस आदत की वजह से लोगों के किडनी में पथरी की समस्या हो रही है। वह 7 कौन सी आदत है हम आपको भी बता रहे हैं। आपको बता दें कि हर दिन कई लोग पथरी की शिकायत करते हैं। इसमें भी सबसे खतरनाक होती है किडनी में होने वाली पथरी, जिसे हम किडनी स्टोन भी कहते हैं। हालांकि किडनी में पथरी होने के कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य किडनी से जुड़ी हुई बीमारियों का पता लगा करके उनकी रोकथाम करना है। ये पत्थर आपके किडनी में कितने भी छोटे और बड़े हो सकते हैं। छोटे दाने से लेकर के गोल्फ की गेंदों जितने बड़े तक ये यूरिनरी सिस्टम में जब प्रवेश करते हैं तो फिर इनसे खतरनाक दर्द होता है, ये असहनीय दर्द होता है। अब बात करेंगे कि आखिर गुर्दे में पथरी के कारण क्या हो सकते हैं, यानी कि क्यों गुर्दे में यानी कि किडनी में पथरी होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि डाइट से संबंधित आदतें। जी हाँ, खराब डाइटरी ऑप्शन जिसमें ज्यादा मात्रा में सोडियम, चीनी और प्रोसेस्ड
फूड शामिल है, गुर्दे की पथरी के खतरे को बढ़ा देता है। इसके अलावा पालक, नट्स और चॉकलेट जैसे ऑक्सलेट वाले फूड आइटम्स भी अगर हम ज्यादा खाएं तो फिर पथरी होने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं पर दूसरे नंबर पर बात करेंगे डिहाइड्रेशन के बारे में। जी हाँ, यानी कि अगर आप कम पानी पीते हैं और आपके शरीर में डिहाइड्रेशन हो रहा है तो फिर पेशाब गाढ़ा हो जाता है, जिसमें मिनरल क्रिस्टलीकरण और पथरी बनती है। यह देश भर में पर्याप्त पानी का सेवन करके गुर्दे की पथरी को बनने से रोका जा सकता है। वहीं पर तीसरे नंबर पर बात करेंगे मोटापा। जी हाँ, अगर आपका मोटापा बढ़ता जा रहा है तो फिर गुर्दे की पथरी यानी कि किडनी की पथरी जल्द बढ़ जाती है। जब मोटापा कैल्शियम ऑक्सलेट और फिर दूसरे पत्थर बनाने वाले पदार्थों के मेटाबॉलिज्म को बदल देता है। चौथे नंबर पर बात करेंगे लाइफस्टाइल। जी हाँ, अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, गतिहीन है और आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं तो फिर इससे मोटापा बढ़ सकता है और इससे गुर्दे में पथरी बन सकती है। यह नियमित व्यायाम करने से न केवल वजन कंट्रोल रखने में मदद मिलती है बल्कि किडनी भी स्वस्थ रहती है। पांचवें कारण पर्यावरणीय कारक है। जब प्रदूषण और पर्यावरणीय कारणों की वजह से ही गुर्दे की पथरी बढ़ रही है। जब पानी में मौजूद कुछ प्रदूषण तत्व उनकी गुणवत्ता को खराब करते हैं, जैसे साथ ही कैल्शियम और फिर मैग्नीशियम के स्तर को बढ़ाते हैं, जिससे पथरी बनने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं पर 6 नंबर पर बात करेंगे डाइट पैटर्न में बदलाव। जहां अगर आपने अपने डाइट पैटर्न में बदलाव किया है तो फिर ये भी किडनी में पथरी का कारण हो सकता है। आप अगर फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाते हैं तो फिर गुर्दे की पथरी के मामले बढ़ सकते हैं। इन सभी में अनहेल्दी फैट, सोडियम और शुगर ज्यादा होता है, जिससे व्यक्ति में पथरी बनने की संभावना बढ़ जाती है। अब अंत और 7वें नंबर पर बात करेंगे ऑक्सलेट सेवन, यानी कि केटोलेजन और फिर चुनिंदा शाकाहारी फूड में ऑक्सलेट होता है, जिससे संभावित रूप से गुर्दे की पथरी के मामले बढ़ जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम इससे किस उपाय से इसका रोकथाम कर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि नियमित मेडिकल चेकअप और स्क्रीनिंग गुर्दे की पथरी के बारे में शुरुआत में ही बता सकती है। जब शुरुआत में अगर इसका पता लग जाए तो फिर आगे आने वाली परेशानियों को रोका जा सकता है। ऐसे में किडनी के स्वास्थ्य के लिए ये काफी जरूरी है। इसके अलावा ऐसी बीमारी को लेकर के जागरूकता, जीवन शैली में बदलाव बेहद जरूरी है। इस कानून पर सवाल उठा रहे हैं। यहां तक कि 3 मुख्यमंत्रियों ने दावा किया है कि वे अपने राज्यों में सीएए लागू नहीं होने देंगे। अब इस मामले में राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने जोरदार पलटवार किया है। मनोज झा ने कहा कि ये कानून कहीं से भी उचित नहीं है। मनोज झा ने कहा कि 2019 में ये कानून सदन से पारित हुआ था, उस दौरान भी हमारी पार्टी को अपनी तरफ से जो कहना था हमने कहा था। ये कानून संविधान के अनुसार नहीं है। संविधान में धर्म के आधार पर भेदभाव का अधिकार नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि श्रीलंका में तमिल हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा है। अब 4.5 साल बाद सरकार जागी है और फिर ये कानून लागू कर रही है। ये जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही है। इसके आगे मनोज झा ने कहा कि केंद्र सरकार के पास नौकरी पर बोलने के लिए कुछ नहीं है। बिहार में तेजस्वी यादव ने एक नई लकीर खींच दी है, अब हर कोई उस पर चलने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। आज आप कहीं भी किसी से भी पूछ लीजिए नौकरी का मतलब, तो सब बोलेगा तेजस्वी यादव। इसीलिए इस पर कोई भी चर्चा ही नहीं है। उधर राज्य में बढ़ते अपराध के मामले को लेकर के मनोज झा ने कहा कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो किसी के नाखून काटने पर जंगल राज बताते थे, आज सर धड़ से अलग हो रहा है, तो फिर इसको कौन सा राज कहेंगे। ये लोग बस दूसरों का देखते हैं, इन्हें अपना कुछ नजर नहीं आता है। आज बिहार में कौन सुरक्षित है ये बताएं। ये किसी से भी छुपी हुई नहीं है। यहाँ आप बखूबी जानते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था की हालात क्या है। आपको बता दूं कि बिहार सरकार बजट से सबसे ज्यादा हिस्सा शिक्षा के उसमें सुधार पर खर्च करती है। हालांकि करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद भी शिक्षा की बदहाली दूर होती हुई नहीं दिख रही है। इस दौर में भी बिहार के बच्चे झोपड़ी में पढ़ाई करने के लिए विवश है, मजबूर है। स्कूल में ना तो बच्चे के बैठने के लिए बेंच है और ना ही उनको पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड। तेज बारिश आ जाए तो फिर स्कूल में छुट्टी कर दी जाती है। दरअसल ये बगहा में एक स्कूल ऐसा है जहाँ झोपड़ी में चल रहा है। जब बगहा के सिंघारी पिपड़िया पंचायत के प्राथमिक विद्यालय खरखड़िया टोला में कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक की पढ़ाई होती है। जब गंडक नदी के कटाव में स्कूल का भवन विलीन हो गया था, इसके बाद से स्कूल एक झोपड़ी में चल रहा है। स्कूल में 2 शिक्षक हैं जो झोपड़ी में बैठ करके बच्चों को पढ़ाते हैं। स्कूल में पढ़ रहे बच्चे मध्याह्न भोजन को तरस रहे हैं। ऐसे में बिहार का ये सरकारी स्कूल शिक्षा विभाग की उन तमाम दावों की पोल खोल रहा है। यही नहीं, स्कूल में चापाकल और शौचालय भी नहीं होने से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस स्कूल का संचालन मौसम के मिजाज के हिसाब से होता है। जब बारिश और मौसम खराब हुआ तो फिर इस स्कूल में छुट्टी कर दी जाती है। तमाम तरह की परेशानियों के बीच छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जमीन पर बैठ करके पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल में बच्चे को पढ़ाने वाले 2 शिक्षक को भी दिक्कत उठानी पड़ रही है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि शिक्षा की बदहाली दूर करने का बीड़ा उठा चुके के पाठक क्या इस स्कूल की बदहाली भी दूर करेगी।
ठंड की विदाई हो चुकी है और गर्मी अपने तेवर में दिखने लगी है। मार्च महीने में ही लोगों को तेज गर्मी का एहसास होने लगा है। मौसम की तासीर में आए बदलाव से दोपहर के समय में तेज गर्मी महसूस हो रही है। बीते 24 घंटे के भीतर राजधानी पटना समेत 27 शहरों के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान और चढ़ने की बात कही जा रही है। जब सुबह और शाम के समय अभी हल्की ठंड का एहसास हो रहा है, जो कि कुछ दिनों के भीतर खत्म हो जाएगा। जब बिहार के अधिकतर शहरों में सुबह 7 बजे से ही तेज धूप सताने लगी है। बिहार में कल मधुबनी में 34.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया है तापमान। वहीं पर उससे एक दिन पहले सबसे अधिक तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। वहीं पर आपको बता दूं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि यूनिवर्सिटी पूसा के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर गुलाब सिंह ने बताया है कि उत्तर बिहार के इलाके में आज आसमान साफ रहेगा। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछुआ हवा चलने की संभावना है। इससे गेहूं की फसल को फायदा मिल सकता है। किसानों ने बताया है कि ऐसे ही मौसम रहा तो फिर अप्रैल के पहले सप्ताह से गेहूं की कटनी शुरू होने लगेगी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक दक्षिण बिहार का मौसम शुष्क रहेगा, जहां रात का पारा चढ़ने की संभावना है। 18 मार्च तक मौसम शुष्क बना रहेगा। 25 मार्च को होली का त्यौहार मनाया जाएगा और लोग इस बात से चिंतित है कि वे घर कैसे आएंगे। यानी कि होली पर बाहर से यूपी बिहार आने वाले लोगों की टेंशन अब खत्म हो गई है। आपको बता दूं कि रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। जी हाँ, देश भर में होली का त्यौहार 25 मार्च को मनाया जाएगा। अक्सर लोग त्योहारों को अपने घर पर सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं और कई दिनों पहले ट्रेन की एडवांस बुकिंग करा लेते हैं। ऐसे में कई लोगों को ट्रेन की टिकटें भी नहीं मिल पाती है। इस समस्या का समाधान करने के लिए उत्तर रेलवे ने इन यात्रियों को होली का तोहफा दिया है। रेलवे की ओर से स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है, जिनसे होली के अवसर पर यात्रियों को ट्रेन टिकट की समस्याओं से छुटकारा मिल सकेगा। आपको बता दूं कि होली के मौके पर यात्रियों को अपने घर पहुंचाने के लिए ट्रेन की टिकट मिलना मुश्किल हो रहा था। इस मुसीबत की समाधान के लिए उत्तर रेलवे की ओर से 16 स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। स्पेशल ट्रेनों की ये व्यवस्था 22 मार्च से 1 अप्रैल के बीच उपलब्ध कराई जा रही है। ये स्पेशल ट्रेन बिहार और फिर दिल्ली के बीच उत्तर प्रदेश के भी कई स्टेशनों से होकर के गुजरेगी। इस तरह यूपी के लोगों को भी इन ट्रेनों का सीधा फायदा होगा। ऑनलाइन तरीके से चंदा उगाही का उपक्रम शुरू कर दिया था। जहां अच्छी आवाज से उत्साहित राहुल गांधी इसे जनता का बॉन्ड बताते हुए सार्वजनिक रूप से आर्थिक सहायता का आह्वान किए, लेकिन परिणाम सुखद रहा। जी हाँ, आपको बता दूं कि कांग्रेस की झोली में अब तक लगभग 24 करोड़ रुपए आ चुके हैं। इन दानदाताओं में बिहार की हिस्सेदारी लगभग 4% की है, जिनमें से 90% दाता छोटे छोटे रकम देने वाले हैं। आपको बता दूं कि पार्टी के स्थापना दिवस पर ऑनलाइन चंदा का उपाय सूझा था और फिर बाद में इसमें भारत जोड़ो न्याय यात्रा का संदर्भ भी जोड़ा गया। जब पहले डोनेट फॉर देश नाम से अभियान की शुरुआत हुई, उसके तहत 138 रुपए से लेकर के 13,08,000 रुपए तक चंदा लिया गया जा रहा है। 138 का संदर्भ में कांग्रेस की आयु से है, यानी कि वे इतने साल के हो चुकी है। कांग्रेस 138 साल की हो चुकी है। जन न्याय यात्रा में राहुल गांधी 6,700 किलोमीटर से कुछ अधिक की दूरी ना पड़े हैं। इसे प्रतीक बताते हुए कांग्रेस 67 रुपए से लेकर के 6,70,000 रुपए तक चंदा ले रही है। इसके तहत उसे अब तक लगभग 7 करोड़ रुपए मिले हैं। जी हाँ, इन दोनों अभियानों में बिहार से मोटी राशि भले ही नहीं मिली हो, लेकिन चंदा देने वालों की संख्या उत्साहित करने वाली है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें छोटी राशि देने वाले अधिक है। जहां उनकी संख्या से 35,000 से अधिक है। वह जमीनी कार्यकर्ता के साथ पार्टी के लिए प्रतिबद्ध मतदाता माना जा रहे हैं। इन संख्या को रणनीतिकार चुनावी संभावनाओं से भी अधिक संगठन के लिए सुखद संकेत मान रहे हैं। जहां दानदाताओं की संख्या में बिहार का योगदान 3.8% का है और वे राज्यों में 5वें क्रमांक पर है। तस्वीर में आपको एक माँ दिख रही होगी और उसके गोद में उसका बच्चा दिख रहा होगा। आपको बता दूं कि जो ये बच्चा है ये मात्र 1.5 साल का है और इसका नाम मुन्ना है। लेकिन अब ये 1.5 साल का मुन्ना जेल जाएगा। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर 1.5 साल का मुन्ना कौन सी ऐसी जुर्म कर दी है जिसको अब जेल में रहना पड़ेगा। तो आपको बता दूं कि 1.5 साल का मुन्ना जुर्म नहीं किया है। ये बिना जुर्म किए ही सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी काटेगी, दिन गुजारेगी, बल्कि जुर्म तो इसकी माँ ने की है। आपको बता दूं कि माँ की गोद में दुनिया को निहारता मुन्ना बिना किसी कसूर के जेल की सजा काटेगा। मुन्ना को अपनी मां मुन्नी देवी के साथ न्यायिक हिरासत में जेल में रहना पड़ेगा। असल में मुन्ना की मां मुन्नी देवी को उत्पाद विभाग की छापेमार दल ने शराबबंदी कानून के तहत उनके घर से गिरफ्तार किया है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने बताया कि 1.5 लीटर शराब के साथ मुन्नी देवी को बबन बिघा गांव स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया। अदालत में प्रस्तुत करने के पहले मुन्नी को उनके गोद में अपने 1.5 वर्ष के पुत्र के साथ मेडिकल जांच के लिए उत्पाद विभाग ने गुरुवार को सदर अस्पताल लाया था। जब मेडिकल जांच कराने आई
खाद्य उत्पाद विभाग की महिला पुलिसकर्मी ने बताया है कि अदालत में प्रस्तुत करने तक परिवार का कोई भी सदस्य इस बच्चे को लेने आया तो फिर ये बच्चा जेल में भी मां के साथ ही रहेगा। गिरफ्तार मुन्नी देवी ने बताया है कि उनके घर में अभी परिवार का कोई भी और सदस्य नहीं है, इस वजह से दूध मुहे बच्चे को भी साथ लाना पड़ा है। अदालत ने जमानत नहीं दिया तो फिर बच्चे को साथ लेकर के न्यायिक हिरासत में रहूंगी, ये कहना मुन्ना की मां का है। दोस्तों, बिहार में अगर आप ANM, GNM और BSc नर्सिंग आदि की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के 22 नए नर्सिंग संस्थानों में इसी सत्र से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। खबर के अनुसार स्वास्थ्य विभाग ने नए संस्थान में प्राचार्यों की नियुक्ति कर दी है। जल्द ही आगे की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। इन संस्थानों में 60 सीटों पर नर्सिंग के लिए नर्सिंग के नए बेंच शुरू कर दिए जाएंगे। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। दोस्तों, बिहार के सुपौल से एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है और बुरी खबर है। बुरी और बड़ी खबर यह है कि यहाँ पर भीषण आग लगे में 100 से अधिक घर जल करके राख हो गए हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि 100 घर धू करके जल करके राख हो गया है और 1 किलोमीटर में बसा विस्थापितों का आशियाना पूरी तरीके से जल करके राख हो चुका है। आपको बता दूं कि पूरा मामला बिहार के सुपौल में सरायगढ़ भपटियाही प्रखंड के पूर्वी कोसी तटबंध पर बस बनी बेलनिया पंचायत के 100 से अधिक विस्थापित परिवारों के घर आग लगे में गुरुवार को राख हो गए। आग इतनी भयावह थी कि लोग मूक दर्शक बने रहे और घर जलता रहा। जहाँ करीब 1 किलोमीटर की लंबाई में बसे परिवारों में से बहुत कम ही लोगों का घर बचा है, बाकी पूरा का पूरा गांव ही जल करके राख हो चुका है। घटना के बाद लोगों में कोहराम है। जब लोग नेशनल हाईवे के रेलिंग पर शरण ले रखे हैं। जब पीड़ित परिवारों में कुछ सरायगढ़ गांव के लोग भी हैं। जानकारी पर भपटियाही थानाध्यक्ष किशोर कुमार पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे। काफी देर बाद दमकल की गाड़ी पहुंची, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। शाम को लोग कहां रहेंगे और ऐसे विस्थापित परिवारों को भोजन कहां से मिलेगा, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जब सूचना मिलने पर अगल बगल पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और जलते हुए घरों को बुझाने का प्रयास किया। कई पीड़ित लोगों ने बताया है कि उन लोगों का घर, कपड़ा, नगद, जेवरात, अनाज सब कुछ तबाह हो चुका है, राख हो चुका है, कुछ नहीं बचा है। लोग अपने परिवार वालों को खोज रहे थे। आपको बता दूं कि साल 2010 में कोसी के कटाव के बाद बेलनिया पंचायत के अधिकांश लोग चिकनी गांव सीमा में पूर्वी कोसी तटबंध पर आकर के बस गए। ऐसे सभी परिवारों का जीवन बाहर की कमाई पर चलता है, जहाँ क्योंकि सभी की खेती बाड़ी बर्बाद हो चुकी है और अब ऐसे सभी लोगों का घर जल करके राख हो गया है।